हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये लेक्चर हमारा डेली क्विज का डिस्कशन लेक्चर है। यहाँ पे हम डेली क्विज के जो क्वेश्चंस आपको देते हैं उनका यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है। स्टूडेंट्स, हमारे डेली क्विज के अंदर हम आपका स्टैटिक पार्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको भी यहाँ पे रखा जाता है। जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इस क्विज का पार्ट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इन डेली क्विज के जो क्वेश्चंस हैं उनका ज़रूर से प्रैक्टिस कीजिए, उनको नोट डाउन कीजिए और उनका रिवीजन ज़रूर से कीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, समय ना वेस्ट करते हुए आज का जो डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा गया है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ दो तीन सेंटेंस हैं जो बताए गए हैं। तो ये जो बेसिकली सेंटेंस हैं कौन से ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ बोला गया है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो OECD का जो सेक्रेटरीट है वहीं पे लोकेटेड है। तो हमें स्टूडेंट्स सबसे पहले OECD के सेक्रेटरीट के बारे में पता होना चाहिए। तो OECD का जो सेक्रेटरीट है वो पेरिस के अंदर लोकेटेड है। सेकंड, यहाँ पे बोला गया है इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन का जो यहाँ पे ऑब्जर्वर बनता है 2006 में और मेंबर बनता है 2010 के अंदर में, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, आप देखिए FATF है। FATF एक ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। तो इसको बेसिकली जो क्रिएट किया गया था 1989 के समय में G7 का मीटिंग हुआ था। 1989 के समय में G7 जो ग्रुप है उसका मीटिंग हुआ था। कभी G7 G8 बन गया था, फिर बाद में रशिया को दोबारा से इससे निकाल दिया गया तो दोबारा से G7 क्रिएट हो गया है। सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि G7 है जो कब क्रिएट हुआ, कौन से ईयर के अंदर में ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था ये ग्रुप। तो G7 की 1989 के समय में एक मीटिंग हो रही थी पेरिस के समय। वहाँ पे फाइनेंशियल एक्शन जो टास्क फोर्स है उसको वहाँ पे क्रिएट किया गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का बेसिकली पेरिस के अंदर मीटिंग हो रही थी और वहाँ पे जो हेडक्वार्टर है इसका OECD का जो सेक्रेटरीट है वहाँ पे यहाँ लोकेटेड है। स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इस वजह से न्यूज़ के अंदर में था, जो पाकिस्तान का जो स्टेटस है रिसेंटली जो वहाँ से चेंज हुआ है, जो ग्रे लिस्ट के अंदर पाकिस्तान हुआ करता था, तो इसी वजह से ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वो न्यूज़ के अंदर में थी। तो आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में पता है हमें 1971 के समय में इस्टेब्लिश हुआ। डावोस स्विट्ज़रलैंड में इसकी मीटिंग होती है हर साल जनवरी के अंदर में। इंडिया इसके इस्टेब्लिश होने के साथ ही इसका मेंबर था। और स्टूडेंट्स, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड बैंक एंड IMF के बारे में आपको पता होगा। ब्रेटन वुड एक कॉन्फ्रेंस होती है 1945 के समय में। तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के ये आउटकम है IMF एंड वर्ल्ड बैंक। स्टूडेंट्स, FATF के अंदर अगर आपकी रैंकिंग ख़राब होती है, अगर आपको लिस्ट के अंदर डाल दिया जाता है, बेसिकली ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट, तो काफ़ी बाद में इसमें किसी भी कंट्री को रखा जाता है। सबसे पहले उसको ग्रे लिस्ट में रखा जाता है, वहाँ पे उसको वार्निंग्स मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स, जो ग्रे लिस्ट के अंदर अगर किसी भी कंट्री को रख दिया जाता है, उस लिस्ट के अंदर उसके पार्ट होते हैं, तो उसके लिए जो फंडिंग अरेंज करना, जो पैसा अरेंज करना वर्ल्ड बैंक एंड IMF से, वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है वो है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की यहाँ पे बात की गई है। तो इसका जो आंसर है वो A आंसर होगा स्टूडेंट्स इस क्विज का, इस क्वेश्चन का। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछा गया है जो पेसा एक्ट लगा है 1996 में। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम को जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दिया गया था 92-93 के समय में। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो पंचायत सिस्टम जिस तरीके से हमारे एरियाज़ के अंदर में होता है, जो नॉर्मल एरियाज़ होते हैं, एक ऐसे एरिया जो ट्राइबल एरिया होते हैं, जहाँ ट्राइब्स की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी अच्छी होती है, तो उन एरियाज़ के अंदर जो पंचायती सिस्टम है उसको वहाँ पे जो शेड्यूल एरिया हैं वहाँ पे उसको इंक्रीज करना, शेड्यूल एरिया, ट्राइबल एरिया, इस तरीके के जो एरिया हैं वहाँ पे इस पंचायती सिस्टम का एक्सटेंशन का जो एक्ट आया था 1996 में,
उससे रिलेटेड यहाँ बात की गई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो पेशा जो एक्ट है ये जो इम्प्लीमेंट किया गया तो वहाँ पे नोडल मिनिस्ट्री कौन थी। तो आप देखिए कि पंचायत का एक्सटेंशन करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज होगी। स्टूडेंट्स पंचायत काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे, बेसिकली हम बात करें कि हमारे डीपीएसपी के अंदर भी इसको मेंशन किया गया है। आप देखिए कि आर्टिकल जो 40 है, आर्टिकल 40 जिसको गांधीयन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रखा गया है, गांधीयन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रखा गया है और पंचायत सिस्टम से रिलेटेड है। 2 अक्टूबर 1959 के समय में पंचायती राज सिस्टम जो ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है उसकी स्टार्टिंग की गई थी हमारे उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागौर राजस्थान से। उसके बाद में आप देखिए कि इसके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो फिर 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दिया गया इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और पंचायती राज सिस्टम के जो जर्नी है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। काफ़ी सारी कमेटीज आती हैं, बलवंत राय मेहता हैं, आपको बहुत सारी ये कमेटी आती हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जो हमारी बुक है लक्ष्मीकांत जिसको मैक्सिमम एस्पिरेंट्स रेफ़र करते हैं पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से, तो उसके अंदर भी काफ़ी सारी JV.K. राव है, हनुमंता राव है, इस तरीके की जो काफ़ी सारी कमेटी हैं उनके बारे में बताया गया है। आपको इन कमेटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। स्टूडेंट जब तक पंचायत सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया गया था उससे पहले जो पंचायती राज सिस्टम है वो वहाँ पे जो स्टेट्स के अंदर इलेक्शन हुआ करते थे वो काफ़ी इरेगुलर हुआ करते थे, काफ़ी इरेगुलर थे। हर रूट के ऊपर में पंचायती राज सिस्टम नहीं था। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है, आप देखिए कि पंचायती राज सिस्टम में जो गांव के लेवल पे जो इलेक्शन होते हैं जिनको हम सरपंच बोलते हैं, या आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जो सरपंच है उसको प्रधान के नाम से बोला जाता है, और प्रधान जो और कोई अलग स्टेट होते हैं जैसे राजस्थान है, हरियाणा है, वहाँ पे जो ब्लॉक लेवल पे जो इलेक्ट होते हैं पॉलिटिकल जो पोजीशन है, तो ब्लॉक लेवल पे जो इलेक्ट होते हैं उनको प्रधान बोला जाता है स्टूडेंट्स। तो आप देखिए कि जो सरपंच की जो पोस्ट है, जो प्रधान की जो पोस्ट है, अकॉर्डिंग यूपी के अकॉर्डिंग जो प्रधान जिनको बोला जाता है, तो स्टूडेंट्स उस पोस्ट पे आप देखिए कि बेसिकली उस पोस्ट के इलेक्शन के लिए पार्टी सिस्टम नहीं रखा गया है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे अपना कैंडिडेट है वो नहीं इलेक्ट करती है, कोई सिंबल नहीं देती है। तो ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर में जो गांव वालों को डिवाइड ना करने की वजह से हमारे उस समय में ये डिसीजन लिया गया कि जो पंचायत सिस्टम पे जो इलेक्शन होंगे उनके अंदर में पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होगी। फिर ब्लॉक लेवल पे आपको देखने को मिलती हैं जिस भी तरीके के जो पंचायती राज के इलेक्शंस होते हैं। तो ये काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड जो हमें पता होनी चाहिए। दूसरा आप देखिए कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो टूल होते हैं कि लोगों के द्वारा वहाँ पे डिसीजन लिया जाए, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक इंस्टीट्यूशन है पंचायती राज सिस्टम में ही जो ग्राम सभा है। ग्राम सभा के जो सभी मेंबर हैं वो वहाँ पे डिसीजन लेते हैं कि जो उनके पास में फंडिंग होती है, जो बजट होता है उसको वो स्पेंड करते हैं हम उस अपने एक्सपेंडिचर के लिए, सभी लोग डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन के साथ में। ये आपको एक सीरीज आई थी अभी रिसेंटली कुछ समय पहले, TVF के द्वारा क्रिएट किया गया था, उसको बेसिकली पंचायत ही नाम दिया गया था। तो उस सीरीज़ के अंदर भी दिखाया गया है कि किस तरीके से एक लाइट का जो डिसीजन है वो लिया जाता है। लाइट के डिसीजन के लिए बेसिकली वहाँ पे सभी लोग बैठ के वो बात करते हैं और वो डिसाइडेड होता है कि जो लोग पॉलिटिकल पोस्ट पे इलेक्ट होके आए हैं तो उनके द्वारा अपने घर के ऊपर वो लाइट लगा दी जाती है। इस तरीके से वहाँ पे ग्राम सभा के बारे में भी थोड़ा बहुत दिखाया गया था। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द नामदा आर्ट से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट नामदा आर्ट के बारे में आपको पता होगा। नामदा आर्ट बेसिकली जो हमारा जम्मू कश्मीर का जो रीजन है, हमारे प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना है उसके अंदर में इसको यूज़ किया गया था। नामदा आर्ट का जो कल्चरल हिस्ट्री है, तो नामदा आर्ट जो है यहाँ पे जो कारपेट का जो क्रिएट किया जाता है उससे रिलेटेड है, वूल का यहाँ पे वर्क होता है इसके अंदर में, नामदा आर्ट के अंदर में। तो ये आपको कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगा, हिमालयन रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो हिमालय फेल्टेड कारपेट है डेट फीचर हैंड एम्ब्रॉयडरीज पैटर्न उसके ऊपर क्रिएट किया जाता है, कलर्ड थ्रेड के अंदर में इस तरीके से वहाँ पे क्रिएशन किया जाता है।
तो स्टूडेंट्स ये कश्मीर से रिलेटेड है। कौशल विकास योजना में इस आर्ट का यूज किया गया है जिससे वहाँ के लोगों को मैक्सिमम जो स्किल है वो गेन हो सके, उनको अच्छे से जो रेम्यूनरेशन है वो वहाँ पे गेन हो सके। तो इसके लिए जो बेसिकली नामदा आर्ट था, आप इसके बारे में गूगल ज़रूर करना, नामदा आर्ट क्या है। आप इसकी जब इमेज देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये सब चीज़ें। तो नामदा आर्ट ये था स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू इंक्रीज इन द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द फूड ग्रेन टू द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगर MSP है वहाँ पे इंक्रीज होती है किसी भी क्रॉप के लिए, तो इकोनॉमिक जो कॉस्ट है वो तो इंक्रीज होने वाला है FCI का। हायर अगर प्रोक्योरमेंट करती हैं ऑफ द फूड ग्रेन ड्यू टू ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की वजह से, ट्रांजिट कॉस्ट फूड ग्रेन का जो इंक्रीज हो, फ्राइट कॉस्ट है जो यहाँ पे सामान लेके आने का जो कॉस्ट है वो राइज करता है। तो यहाँ पे ये बेसिकली कुछ पैरामीटर्स हैं। जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो इंक्रीज होगा FCI का। तो यहाँ पे जो चारों पॉइंट हैं वो करेक्ट हैं स्टूडेंट्स, चारों के चारों जो पॉइंट हैं वो यहाँ पे करेक्ट हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो डी आंसर होगा। स्टूडेंट, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। कौन से एक्ट के थ्रू इसको क्रिएट किया गया है, तो आप ये कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आज के क्विज़ के अंदर में, हमने FCI के इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्रीज होता है, जो MSP दिया जाता है, इन सब के बारे में देखा यहाँ पे कि कौन कौन से पैरामीटर हैं जहाँ पे इकोनॉमिक कॉस्ट है वो इंक्रीज होगा। हमने नामदा आर्ट के बारे में देखा जो कश्मीर के अंदर बनाई जाती है कारपेट के ऊपर में। हमने यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम का जो पेशा एक्ट है उसके बारे में देखा कि पंचायती राज का जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसको एक्सटेंड किया गया है शेड्यूल एरियाज़ के अंदर में। और हमने OECD के जो हेड क्वार्टर है, जो सेक्रेटरीट है, वहाँ पे जो लोकेटेड यहाँ पे FATF है उसके बारे में देखा कि FATF को जो 1989 की G7 मीटिंग के थ्रू क्रिएट किया गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल सेक्टर्स में एक टास्क फोर्स के रूप में ये काम करते हैं। ग्रे लिस्ट के अंदर अगर किसी कंट्री को रख दिया जाता है तो वहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि कैसे वहाँ पे उसको जो फंडिंग रेज करना, जो पैसे का अरेंजमेंट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है उस कंट्री के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये सब यहाँ पे हमने बेसिकली कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखा। तो आप इनका अच्छे से डिस्कशन कीजिए, अच्छे से इनका आप नोट डाउन कीजिए, डिस्कशन वीडियो को देखिए अच्छे से और कंटिन्यू मेहनत करिए स्टूडेंट्स। हमारा जो एग्ज़ाम है वो ज़्यादा दूर नहीं है, जल्द ही हमारा एग्ज़ाम आ जाएगा। तो आप कंटिन्यू अपना हार्डवर्क बनाए रखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।